प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है देयर आर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कह रहा है कि ये क्या है, सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पर, है ना। सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट क्या है प्रेजेंट है और उसका नेचर, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। मान चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आपको क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करना पड़ेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना डिपेंड करता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर है ना डिपेंड करता है। ये चार टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकलते, ये चारों का डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान चलिए कोई सॉल्यूशन है, किसी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा है ना वो कम होगा प्योर फेस। जब कोई सॉल्वेंट प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका है ना कैलकुलेशन देख लेते हैं। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कह रहे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, है ना प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होता है ना इक्वल होता है, यानी जितना मोल फ्रैक्शन उसका रहेगा उसी के हिसाब से क्या होगा उसका वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नोट 1 माइनस P1 बाई पी नोट 1 इजकल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W, है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं सबका मीनिंग क्या हुआ। चलिए यहाँ M1 का मीन्स हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट जो दिया रहेगा उसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। M2 का मतलब हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट दिया रहेगा उसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। W2 का मीनिंग हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना सॉल्यूट का वेट। W1 का मीनिंग हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का वेट। P नोट 1 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और P नोट 1 माइनस P1 का मीनिंग हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, कितना वेपर प्रेशर उसमें क्या हो गया कम हो गया, है ना ऐसा। तो है ना P नोट 1 जो होगा ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ये प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में। जब वो प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर P नोट 1। तो ये फॉर्मूला अगर लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्वेश्चन होगा तो अब ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए डायग्राम, प्योर फॉर्म में इसका जो है वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, लेकिन किसी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसके पीछे रीजन क्या है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में जब आप हीट देते हैं तो कुछ हीट जो है जो नॉन वोलेटाइल है ना सब्सटेंस होता है या सोल्यूट होता है वो भी क्या करता है, वो हीट को गेन करता है और हीट को गेन करता है। और आप जानते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन जो है वेपर में नहीं बदलता है, तो हीट भी गेन कर लिया और वेपर में भी नहीं बदला तो क्या होगा, सॉल्वेंट को हीट कम मिलता है। तो सॉल्वेंट को हीट कम मिलता है तो वो क्या होगा वेपर में भी कम क्या होता है बदलता है, कन्वर्ट होता है। तो जिससे क्या होता है प्रेशर भी क्या होता है कम हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट था लोअरिंग वेपर प्रेशर का कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो कह रहा है द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मान के चलिए कोई सॉल्वेंट था वो प्योर फॉर्म में था और
कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट का, सोल्यूट है ना, कितना उसमें आप क्या कर रहे हैं, सोल्यूट डाल रहे हैं, उसका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा? डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, है ना। तो एम क्या है? मोल्स है। और डेल टीवी क्या है? डेल टीवी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीवी इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो केवी इंटू एम हो गया। तो एम क्या हो गया? एम जो होगा मोल्स है, तो मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। अब यहाँ M1 को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? M1 इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 बाय डेल टीवी इंटू। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना, क्या क्या M1 का, W1 का, W2 का, डेल टीवी, KB का क्या मीनिंग हुआ। तो कह रहे डेल टीवी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है उसका जो वैल्यू होगा वो डेल टीवी होगा। केवी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। केवी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलल बॉइलिंग, या इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। M1 क्या हो गया? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। W1 क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। और W2 क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? डेल टीवी का, है ना, फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए डायग्राम है, प्योर वाटर है। तो यहाँ प्योर वाटर को अगर आप हॉट करेंगे तो क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा, है ना, ऐसा। अब इसी में हम लोग क्या कर दिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को मिला दिए। ऐसा सॉल्यूशन आप जानते हैं जो वेपर में नहीं बदले, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिलाएं तो ये जो हीट है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन भी हीट का यूज करेगा और वाटर भी यूज करेगा। लेकिन वेपर तो सिर्फ वाटर ही बनेगा क्योंकि वाटर वोलेटाइल सॉल्यूशन है, और ये जो है हमारा सोल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है। तो वेपर प्रेशर भी किसका होगा? वाटर का होगा। ये आप रॉल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ गया। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ऐसा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्वेंट का है ना। सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में मान के, है ना, डायग्राम देखते हैं। ये हमारा वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है, ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। अब यहाँ देखिए, ये सॉल्वेंट का हमारा क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ है और सॉल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ है। दोनों का डिफरेंस जो होगा इतना क्या हो गया? इतना टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ देखिए प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। मोलिकुलरिटी, अब जितना इसमें सुक्रोज मिलाइएगा उतना इसका, जितना मोल सुक्रोज मिलाइएगा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 10 मोल सुक्रोज मिलाइएगा तो इसका, है ना, कितना आ जाएगा? 105 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 मोल सुक्रोज मिलाइएगा तो 101 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा वेपर में बदलने के लिए, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जितना ही हम लोग सुक्रोज मिलाते जा रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ग्राफ।
चलिए अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट इन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन है ना, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला देंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वो कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डाले हैं उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब उस सॉल्वेंट में कितना आप सोल्यूट डाले हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम लोग है ना m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन डेल टी एफ इंटू W1। डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W2 है वेट ऑफ सोल्यूट है। इससे आपको क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। तो टी एफ क्या होगा, टी एफ का तो हम लोग को M2 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, टी एफ इजकल टू यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इजकल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। यहाँ M2 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखिए, ये है ना फॉर्जन सॉल्वेंट, ये है लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, ये दोनों को मिलाए तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखिए यहाँ है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखिए यहाँ है, तो बीच का जो डिफरेंस हो गया यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल है ना आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, लेकिन है ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 1.86। एसिटिक एसिड का नॉर्मल होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस, यानी 16.6 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो एसिटिक एसिड क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन अब जब है ना इसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाइएगा तो ये 3.9 डिग्री सेल्सियस इसका है ना क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन का 5.5 होता है, अब 5.12 हो गया। क्लोरोफॉर्म का -63.5 होता है, लेकिन अब जो है सॉल्यूशन में इसका हो जाएगा 4.68। नाइट्रोजन का 5.67 होता है ना, सॉल्यूशन में इसका कितना हो जाएगा 8.1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए ये मोलिकुलरिटी ऑफ सुक्रोज है और ये हमारा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, जितना प्योर वाटर में हम लोग सुक्रोज मिलाते जाएंगे उसका जो है टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग का वो घटते जाएगा, 0 से -2 -4 -6 -8 -10, वो डिपेंड करता है कितना मोल सुक्रोज उस वाटर में आप मिला रहे हैं। चलिए अब एक टेबल हम आपको है ना दिए हैं, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम देगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए जैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, केवी अगर निकालना हो है ना, या केवी जो इसका जनरली होता है 0.52, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केएफ जो होता है वो होगा 1.86। यानी अगर क्वेश्चन में केवी और केएफ की ज़रूरत हो तो आप ये डाटा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसी तरह बेंजीन, इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का है ना, ये सब डाटा दिए हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, इसका यूज कीजिएगा। चलिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्वेंट टू मूव थ्रू द थिन है ना पोरस यानी सेमी परवेलेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए आप है ना कुछ रेत ले लेते हैं, रेत बालू ले लेते हैं एक कपड़ा में, और इसको जो है पानी का टैंक में वो कपड़ा क्या करते हैं, बालू भरा कपड़ा डाल देते हैं। तो क्या होगा, पानी बालू में चला जाएगा लेकिन बालू पानी में नहीं आ पाएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ जो है क्लॉथ जो है बालू के ऊपर जो है रेत के ऊपर लगा हुआ है, रेत को क्लॉथ जो है पानी में आने नहीं देगा। यानी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है जनरली कि सोलूट जो है वो नहीं जा पाता है, लेकिन सॉल्वेंट सेमी परवलेंट मेम्ब्रेन से आ जाता है, तो वो क्या, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऐसा देखिए जैसे हमारा स्किन हो गया, तो गर्मी में स्किन से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है ना। तो अंदर से पानी स्किन से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर से पानी जो है अंदर नहीं जा पाता है। स्किन क्या हो गया? सेमी परवलेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो वही प्रोसेस जो हो गया, जब सॉल्वेंट सोलूट में मिल जाए लेकिन सोलूट सॉल्वेंट में नहीं मिले, तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये मान चलिए एसपीएम है ना, छकना या सेमी परवलेंट मेम्ब्रेन ऐसा भी समझ सकते हैं। और ये हमारा इसमें वाटर भी है, शुगर भी है, दोनों मिक्स है, ठीक है। और इसमें सिर्फ वाटर है ना, इसमें शुगर है, तो इसमें इधर चीनी रख दिए है ना, इधर वाटर रख दिए, तो क्या होगा? वाटर चीनी के तरफ चला जाएगा, लेकिन चीनी वाटर की तरफ नहीं जाएगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। सोल्यूट को दूसरे साइड जाने से रोकता है, उसको बोलते हैं सेमी परवलेंट मेम्ब्रेन, एसपीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर विच मस्ट अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परवलेंट मेम्ब्रेन। तो अब ये समझिए, मान के चलिए है ना, हमारा कोई सॉल्यूशन है और यहाँ एसपीएम है, एसपीएम है, ठीक है, और यहाँ हमारा वाटर है। तो वाटर क्या करेगा? इस सॉल्यूशन में जाना चाहेगा, है ना। वाटर क्या करेगा? इस सॉल्यूशन में एसपीएम होके जाना चाहेगा। अब इधर हम इतना प्रेशर डेवलप कर दें कि वाटर इधर है ना आ ही नहीं पाए, तो उस प्रेशर, उस एक्सेस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? एक्सेस प्रेशर है, किसी सॉल्यूशन में अप्लाइड करते हैं जिससे सॉल्वेंट जो है उसमें है ना मिक्स नहीं हो पाता है, या सेमी परवलेंट के पास आके सॉल्वेंट जो है रुक जाता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है पाई भी इक्वल टू NRT। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट का, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, अब मान के चलिए यहाँ एसपीएम है और यहाँ वाटर है ना, वाटर सॉल्वेंट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब ये वाटर इधर आएगा एसपीएम से, है ना, ये तो फिक्स एसपीएम क्या करता है? सॉल्वेंट को आने देता है, सोल्यूट को जाने नहीं देता, तो है ना, वाटर इधर आएगा। अब हम क्या करेंगे? इधर इतना प्रेशर डेवलप कर देंगे कि ये जो है वाटर इधर आ ही नहीं पाए, एसपीएम से है ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के पास आ ही नहीं पाए, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। चलिए अब कर रहे रिवर्स ऑस्मोसिस। आप फिल्टर उल्टर देखे होंगे, RO फिल्टर, तो R फॉर रिवर्स, O फॉर ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वाटर प्यूरिफायर process that uses a partially permeable membrane to remove ions, unwanted molecules and large particles from drinking water. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में अनवांटेड मॉलिक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स है ना, वो सबको रिमूव करके उसको पीने योग्य बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये वाटर है ना, और ये मिक्स वाटर है, इसमें क्या है? बहुत सारा मिनरल्स बहुत कुछ मिला हुआ है ना, ऐसा। और यहाँ लगा दिए एसपीएम, और जिधर वाटर है उधर ही हम लोग प्रेशर क्या किए? जिधर हमारा इम्प्योर वाटर है ना, इम्प्योर वाटर है, उधर ही हम लोग प्रेशर दिए। तो क्या हो गया? एसपीएम से वाटर तो इधर आ जाएगा, प्योर वाटर, लेकिन जितना भी इसमें मिनरल्स है, जितना भी कचरा है, वो इधर ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें हम लोग सॉल्यूशन से सोल्यूट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं,
ये सॉल्यूशन है उससे सोल्यूट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस का बेनिफिट क्या है? कह रहे दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू इफेक्टिवली रिमूव मेनी टाइप्स ऑफ डिजोल्व एंड सस्पेंडेड केमिकल पार्टिकल्स एज वेल एज बायोलॉजिकल, है ना, एंटिटीज लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग क्या करते हैं, वाटर से बहुत सारा केमिकल पार्टिकल्स या बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। दिस टेंडेंसी हैज वाइड एप्लीकेशन इन ट्रेडिंग लिक्विड वेस्टेज और डिस्चार्जेस, है ना। ये जो है इस टेंडेंसी से हम वाटर का बर्बादी क्या होता है, रुकता है ना, वाटर का जो है बर्बादी वो रुकता है। दिस इज यूज इन प्यूरिफाई वाटर टू प्रिवेंट डिजीजेज। ये क्या करता है, वाटर को प्यूरिफाई कर देता है जिससे बीमारियां कम होता है। इट हेल्प इन द डिस्टिलेटिंग सी वाटर। इससे हम लोग समुद्र का वाटर को भी क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इट इज बेनिफिट इन अ मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत सारा बेनिफिट है रिवर्स ऑस्मोसिस का। चलिए, है ना, एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ क्या है, बहुत सारा कचरा मिला वाटर है, उसको हम लोग क्या किए, यहाँ SPM लगा दिए, इसको प्रेशर दिए तो क्या हो गया, प्योर वाटर इधर आ गया, और कचरा जो है ये साइड में एक, है ना, एक और एग्जिस्ट पाइप लगा दिए, कचरा वाला पानी क्या हो गया, साइड से निकल गया, है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आरओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कह रहे टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलेंगे जब वो दोनों क्या हो, सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, सेम रहे। चलिए, आगे है आइसोमोटिक प्रेशर। When two isotonic solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs, and two isotonic solutions are called isomotic solutions। कह रहा है दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आप सेमी परवेलेंट मेम्ब्रेन से जब आप सेपरेट करते हैं, है ना, तो उसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होता, तो उस, है ना, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोमोटिक सॉल्यूशन। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कर व्हेन द मोलर मास इज कैलकुलेटेड इन द हेल्प ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल मोलर मासेस, इट इज कॉल्ड एबलोन, है ना, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। कर एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस क्या है, ये रेशियो है एक्चुअल कैलकुलेशन का और एक्सेप्टेड कैलकुलेशन का। जितना एक्चुअल में, है ना, एक्सपेरिमेंट करके हुआ है, और जितना जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मासेस। चलिए, फॉर्मूला यहाँ दिया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन द expected number, the solute molecules associated and the process is known as association। कह रहा है जब, है ना, सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर जो है जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उससे कम हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। यानी जितना लीटर आप सोल्यूट सोच रहे थे हमको क्या होगा, आएगा, उससे कम, है ना, सोल्यूट आपको निकले, तो इसका मतलब है कि एसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन, व्हेन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन द एक्सपेक्टेड नंबर, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो है एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा हो, जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म बिगर मोलिक्यूल्स, है ना। ये क्या है, फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, और जो कंबाइंड हुआ बिगर मोलिक्यूल्स उसका, दोनों का फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फॉर्मूला देख लेते हैं। लेट आई, है ना, आई यहाँ होना चाहिए, लेट आई बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, देन तो नंबर ऑफ अनएसोसिएट मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। नंबर ऑफ एसोसिएट मोलिक्यूल्स हो जाएगा अल्फा बाय एन। तो टोटल नंबर ऑफ
इफेक्टिव मोलिक्यूल्स हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, है ना। तो इसका वैल्यू जो देखा गया कि 1 से कम होता है, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन में कितना होता है, 1 से कम होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन दैट ब्रेक्स इनटू सिंपलर मोलिक्यूलर और आयंस। कह रहा है कि जब आप सिंपल मोलिक्यूल्स को आप तोड़ते हैं तब क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो उसका फ्रैक्शन क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। मान के चलिए KCl हमारे पास एक मोलिक्यूल से जो टूटा K प्लस और Cl माइनस बना, ये हमारा अल्फा मोल्स हुआ, अल्फा मोल्स हुआ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा मोल्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सबको जोड़ देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस कट गया तो बचा 1 प्लस अल्फा। तो I इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाय 1, क्योंकि हम 1 मोल्स मान के चले हैं, हमारे पास KCl था शुरू में जब K प्लस और Cl माइनस 0 था, तो उससे डिवाइड कर दिए, तो I इजकल टू हो गया 1 प्लस अल्फा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस है ना। फ्रॉम द एबव फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा, I का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी डिसोसिएशन में I का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है। वेंट हॉफ फैक्टर, कर द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकल वैल्यू। वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, रेशियो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का और थियोरेटिकल वैल्यू का, है ना। चलिए न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।